अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। इंतखाबी इस्लाहात की काफ़ी बात अब उड़ती हुई दिखाई दे रही है। इंतखाबी इस्लाहात असल में है क्या, किस तरह से इस पर अमल किया जा सकता है या क्या इसमें तरमीम की जा सकती है, किस तरह से, क्योंकि हुकूमत ने कुछ 40 से 49 ऐसी बातें हैं जो उसमें तरमीम करने की अब सामने लाई गई है। वजाहत किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, हुकूमत इस पर क्या स्टैंड उठाती हुई दिखाई देगी। इंतखाबी इस्लाहात क्या अब मौजूदा वक्त या इससे पहले गुजरे हुए इलेक्शन के ऊपर अब सवालिया निशान उठाते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ हुकूमत कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हम ला रहे हैं और अपोजिशन हमारे साथ बैठ के इस पर बात करे, शायद यह हुकूमत का एक नंबर गेम हो सकता है। और अगर इस तरह से अब हुकूमत इस पे स्टैंड उठा रही है तो क्या 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन इस पे सवाल उठते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर ही इस पे सवालात मजीद उठते रहेंगे। क्या इस चीज को कंट्रोल हुकूमत अपने इस दौर के अंदर कर पाएगी या नहीं, इस पे भी सवालात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो विफाक में अब जो चीज़ें आपस में उलझती हुई दिखाई दे रही हैं, आपस में ही कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक हमने देखा, एक छोटा सा नमूना सामने आया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपने एक एसी को वहाँ पर मुताल्लिका एसी है उनको खूब झाड़ पिला दी, उस पर काफ़ी वावेला हुआ और फिर पंजाब असम्बली में इस पर करारदाद पेश कर दी गई कि उन्हें फौरी तौर पर अहदे से हटा दिया जाए। क्या उनका ये रवैया सही था, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ अपोजिशन के अंदर जो खलबली और जो इल्ज़ाम तराशियाँ एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, पीडीएम से तमाम अपोजिशन अब तितर बितर हो चुकी, जो हुकूमत ने एक बार पहले इस पर काफ़ी गौर गौस किया था कि ये अपोजिशन ज़्यादा नहीं चलेगी और यकीनी तौर पर शायद वही अब नज़र आ रहा है। इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेंगे, क्या चीज़ें होने जा रही हैं, हुकूमत किस तरह से इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकती है या इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यकीनी तौर पे कानूनी पेचीदगियां इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है एडवोकेट लियाकत अली खान है, माहिर कानून है, उनसे इस पे यकीनी तौर पे बात करनी ज़्यादा अच्छी बनती है। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, इंतखाबी इस्लाहात होने जा रही हैं या बात की जा रही है, हुकूमत की जानिब से इस पर काफ़ी बात की गई है, कुछ 49 के करीब उन्होंने तरमीम के लिए एक लिस्ट बनाई है। आप समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात लाने से कुछ चेंजेस हो सकेंगी और आने वाले इलेक्शन शफाफ तरीके से हो सकेंगे, जिस तरह से हुकूमत आगे का विजन देख रही है? देखें, माजी में भी ये बातें हम सुनते रहे हैं कि हर हुकूमत ये कहती है कि हम इंतखाबी इस्लाहात लेके आएंगे और इलेक्शन जो ना शफाफ तरीके से होंगे, किसी किस्म की धांधली नहीं होगी और जो उम्मीदवार जीतेगा उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वो आज तक इस्लाहात नहीं हो सकी। अब आप देखें, अभी तक इन्होंने जो ना जो बलदियाती इलेक्शन है, अभी तक उन्होंने बलदियाती इलेक्शन नहीं कराए। अगर आप मरदमशुमारी की बात करते हैं तो सेंसस का इशू अपनी जगह मौजूद है और ये कहते हैं जी जो मरदमशुमारी हुई है उसके अंदर जो है ना वो जो लोगों के शुमारियात है वो कम जो है ना शो किए गए। अब इसके अलावा आपको हल्का बंदी का जो ना इशू है, इसके साथ साथ जो है नई वोटर लिस्ट जो है नादरा की जो वोटर लिस्ट है उस हवाले से कुछ लोग फौत हो चुके हैं, कुछ लोगों के नए शनाख्ती कार्ड बन गए। ये एक इशू अपनी जगह पे है। शनाख्ती कार्ड के जो मसाइल हैं वो हमारे पास अपनी जगह के ऊपर है। इसके अलावा देखें, अगर हुकूमत करना चाहे तो ये कर सकती है, ये एक अच्छा अमल है। अगर हुकूमत इसके अंदर जो है ना संजीदा है और अगर ये करना चाहती है तो इनको फौरी तौर पर करना चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर जो हारने वाला कैंडिडेट होता है वो जीतने वाले पर इल्जाम लगाता है कि जी मैं जीता हुआ था फलां को जितवा दिया, और धांधली के इल्जाम जो है लगते रहे। अगर हुकूमत इसको करती है तो मैं समझता हूँ ये खुश आएंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरे इश्यूज हैं उसको जो है ना हल करना बहुत जरूरी है। आपको सुबह इलेक्शन कमिश्नर को जो है ना फाल करना है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको जो है ना आपने मजबूत करना है। और ये जो सारे इश्यूज हैं जो अभी डिस्कस हो रहे हैं इनको बिल्कुल हमारे जो अच्छा लियाकत साहब, ये जो तमाम इशू जो डिस्कस हो रहे हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसके सेक्शन 103 के हवाले से कुछ बात सामने आ रही है। असल में सेक्शन 103 है क्या, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा और इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, हुकूमत क्या इस पे मजीद अमली इकदाम कर सकती है कानूनी तरीके से? देखिए, सेक्शन 103 जो है इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से है और जिसकी बेस के ऊपर हुकूमत जो है ना इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहती है, उस हवाले से जो है ना वो तरमीम की जा रही है और अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी साथ जो है ना उनसे भी जो है ना वो राय की जाएगी। साफ जरिए तरमीम जो है ना कौमी असम्बली के अंदर आएंगी, वहाँ पे इनके ऊपर डिबेट होगी, उसके ऊपर डिबेट होने के बाद जो है ना इसको एक कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको होना चाहिए जो ना, लेकिन बहुत जल्दी होना चाहिए था। इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जो है ना ताख़ीर हो गई है, लेकिन साथ साथ जो इश्यूज मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं ये इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज भी अपोजिशन के इतराज़ात मौजूद हैं और ये अगर करना चाहते हैं पहले तो ये करेंगे नहीं जो ना,
ये सिर्फ जो है ना इसी तरह जैसे 2.5 साल उन्हें गुजार दिए, 2.5 साल जो है ना मजीद आने वाले इसी के अंदर ये गुजार देंगे, उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, फिर ये कहेंगे जी अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, आगे चल के हम ये करेंगे। अब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि जो है ना वो ये जो धांधली करते हैं इलेक्शन के अंदर, धांधली करके जीत के आते हैं, जो एक कैंडिडेट जो अवाम के अंदर मौजूद होता है, जिसके पब्लिक के अंदर जो है ना रूट्स होते हैं, उनको हरा के जो सिलेक्टेड लोगों को लेकर आते हैं, और वो इस तरह की जो है ना फिर इनकी धांधली बंद हो जाएगी। इस तरह जो है ना ये धांधली करके जिस तरह ये आते हैं, तो वो सारी चीजें अब आपने देखिए, पिछला इलेक्शन आपने देखा कि किस तरह जो है वो उसके ऊपर इल्जाम लगे, इसमें आरओ का इलेक्शन भी कहा जा रहा था, सिलेक्टेड भी जो है ना आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो शफाफियत जो है ना वो कहीं पे नजर नहीं आई जो ना। तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। अगर ये करना चाहते हैं तो बहुत जल्द जो है ना इनको करना चाहिए था, लेकिन अब मैं समझता हूँ क्योंकि आवाम को जो है ना एक बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के जो है ना अब वो नारे लगाए जा रहे हैं, जी हम महंगाई खत्म कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बेहतर कर देंगे। आज आप देखें लोग जो है ना वो लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारी जो मैशियत है वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, लोग परेशान है, खुदकुशियां कर रहे हैं जो है ना। इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर भी जो है इनको तवज्जो देनी चाहिए। और आज आपने देखा कि जो पीटीआई के जो लोग हैं, जिनको जो गवर्नमेंट सौंपी गई या जो चला रहे हैं, किस तरह लोग आज इनसे तंग हैं और किस तरह इनके खिलाफ जो है ना बातें कर रहे हैं। आज इनके एमपी एमएनए जो है ना जो इलाकों में जाते हैं, लोग इनका किस तरह इस्तेमाल कर ये रहे हैं। तमाम चीज़ें हम जब से देखते हुए आ रहे हैं और काफ़ी वावेला होता है, इस पे अपोजिशन भी करती है। अगर हुकूमत कहीं से हार जाती है तो हुकूमत भी इस पे शोर करती है और फिर कहती है कि जो इदारे हैं वो गैर जानिबदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, जानिबदारी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। अब जो सिस्टम हुकूमत लाने की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सेक्शन 103 के हवाले से बात की जा रही है, उसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं या कर रही है, जो भी बात हो रही है उस पर, तो आप समझते हैं क्या ये चीज़ें लाने के बाद इतनी कैपेबिलिटी होगी इस चीज़ के अंदर कि तमाम इलेक्शन को, तमाम इंतखाबात को शफाफ तरीके से आवाम के सामने रख सकें, या एक बार फिर से वही धांधली का शोर, जैसा कि अभी आपने बताया कि धांधली हर दफ़ा होती है, तो वही हमें सुनने को मिलेगा? क्या कैपेबिलिटी है इसमें इतनी? देखिए बात यह है कि पिछले इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा, मौजूदा इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा कि कहीं पे पोलिंग एजेंट गायब हो जाते हैं, कहीं पे जो है ना वो जो वोटिंग बक्स हैं वो गायब हो जाते हैं, कहीं पे जो है ना आपके जो रिटर्निंग अफसरान हैं, जो है ना वो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो गायब हो जाते हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, और अगर इस पे हुकूमत चाहे तो इसको ऊपर कोशिश करके किया जा सकता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो कैंडिडेट जीतता है, जिसको अवाम अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, वो जीत के असम्बली में जाए ताकि अवाम के हकूक की बात करे जो ना। अगर इसी तरह जो है ना ये धांधली कर करके जो है लोग जो है ना अगर जाते रहेंगे, तो इसी तरह के जो मसाइल हैं हमारे जूं को तू रहेंगे और ये मसाइल हल होने का नाम नहीं लेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए, और बल्कि अपोजिशन को, ये तो हुकूमत बात कर रही है, अपोजिशन को इसका मुतालबा करना चाहिए, और अपोजिशन को जो है इन तरामीम को लेकर आना चाहिए कि जो है ना ये जो इश्यूज हैं सारे मरदमशुमारी का है, हल्का अच्छा, वो तो हुकूमत ने कह दिया कि ऑपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, बात करे। मैं लियाकत साहब यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक बात सामने आई है, हुकूमत ने कुछ न्यू सेक्शन 213 की बात की है। इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी रोशनी डाल दी का, न्यू सेक्शन 213 असल में है क्या, क्या काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए मैंने अभी जो है प्रॉपर साफ ज़हर मुझे अचानक आप लोगों ने टेलीफोन पे लिया, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो मैं इस हवाले से देखने के बाद ये बता सकता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हल्का बंदियाँ नादरा के डेटा के मुताबिक करेंगे, आबादी के बजाय रजिस्टर्ड वोटों की बुनियादों पर हल्के बनाए जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कानूनी प्रोसीजर ये फॉलो कर पाएगा ये तमाम चीज़ें? हल्का बंदियाँ उन्होंने कहा कि आबादी के नहीं बल्कि वोटर्स के हिसाब से करेंगे, नादरा का डेटा, आप समझते हैं ये तमाम चीज़ें करेक्ट होंगी और हुकूमत इस पर इन्हिसार कर सकेगी इस डेटा के ऊपर? बिल्कुल होना तो ये चाहिए कि आबादी के तनासब से होना चाहिए। हम देखते हैं कि हल्के बहुत बड़े हैं और लोगों के मसाइल जो है ना वो हल नहीं हो सकते। जितनी आप जो है ना मेंबर्स की तादाद बढ़ाएंगे, एमपीएस एमएनएस की तादाद बढ़ाएंगे, उसी तरह जो है लोगों के मसाइल भी हल होंगे जो ना। उसी हवाले से जो है ना हर एमपी एमएनए और जो है ना आप इलाके के अंदर वहाँ डेवलपमेंट के काम भी करवाएगा, उसकी निगरानी भी कर सकेगा, क्योंकि आबादी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है और एक एमएनए के पास हल्का बहुत बड़ा होता है। इस हवाले से अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्शन के अंदर जब नई हल्का बंदियां की जाती हैं, तो जो लोग जो है ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसमें हमने देखा कि उनके हल्के तोड़ दिए जाते हैं, और उसमें जो है ना उस हल्के को तोड़ के उसकी जगह दूसरा हल्का बना दिया। इस तरह की जो है ना ये जो सिलसिला है इसको भी जो है ना बंद होना चाहिए, और इसकी जो है ना आबादी के हिसाब से और वोटर्स की सहूलत के हिसाब से होना चाहिए। अगर एक वोटर को जो है ना यूनियन काउंसिल उसके करीब लगती है तो उसको जो है ना करीब हल्के के साथ उससे शामिल करना चाहिए जो ना। तो ये भी एक इश्यूज जो है ना आते हैं जो उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को हुकूमत को देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और कानूनी जो राय है वो आपने इस पर
हमें दी और यकीनी तौर पे शायद हुकूमत के लिए थोड़ी परेशानी का बाइस तो है। थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा हुकूमत को इसके अंदर तरमीम करना और यकीनी तौर पे हो सकता है कि हुकूमत के लिए शायद नामुमकिन भी होता हुआ दिखाई दे दे, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन कह रही है कि अब इस इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हुकूमत अकेले ही रोती रहे, हम उसके साथ नहीं देंगे। जब हम कहते थे तो उस वक्त हुकूमत ने नहीं माना, या इससे पहले वाली जो हुकूमत थी उसने नहीं माना। वजूहात क्या थी, क्यों इस पे पहले से इंप्लीमेंट नहीं किया गया और अचानक से ये तमाम चीजें क्यों याद आ गई? क्या NA 249 के बाद जो हुकूमत का वहां पर बंदा हार गया उसके बाद से हुकूमत को इस पे ज्यादा अच्छे तरीके से चीज याद आई, या अपोजिशन इस पे थोड़ा वावेला किया, शायद ये वजह थी? इस पे बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर और अपोजिशन इस पर अब बज़िद हो चुकी है कि हुकूमत अकेले ही इस चीज़ के ऊपर अब रोती रहे, क्योंकि जब हम कहते थे तो उस वक्त हुकूमत नहीं मानती थी, और अब जब हुकूमत कहती है तो हम क्यों उसकी बात माने, इंतखाबी इस्लाहात क्यों लाए जाएं। और अगर इंतखाबी इस्लाहात लाए जा रहे हैं तो गुज़िश्ता जो इतने इलेक्शन हो चुके हैं, 2018 के इलेक्शन, 10 का इलेक्शन और NA 249 का इलेक्शन, तो उस पर भी सवाल उठते हुए दिखाई देंगे कि अगर जो तमाम चीज़ें करेक्ट करनी है इंतखाबी इस्लाहात ला के, तो क्या वो पहले सही नहीं थी? हुकूमत इस पर पहले क्यों स्टैंड नहीं ले सकी? ऑपोजिशन इस पे क्या मौकफ रखती है? बात करेंगे। बात से टेलीफोन पे मौजूद है निसार शीमा साहब हैं, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे? इंतखाबी इस्लाहात एक तरफ हुकूमत लाने की बात कर रही है, ऑपोजिशन को दावत दी, अब ऑपोजिशन ऐसा कह रही है कि हुकूमत अकेले ही इस पे अब रोती रहे। जब हम कहते थे तो उस वक्त कहते थे कि ये लोग NRO मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? निसार साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, आ रही है जी। निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर? हुकूमत जब ऑपोजिशन को दावत दे रही है, अब कह रही है कि आके हमारे साथ बैठें, और अब ऑपोजिशन कहती है कि आप अकेले ही इसके ऊपर रोना रोएं, क्योंकि जब हम कहते थे तो आपने नहीं माना, और जब हम कह रहे थे तो आपने कहा कि ये लोग NRO मांग रहे हैं, अब ये खुद से ही दावत दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, इनमें कोई सच्ची बात यह है कि कोई नेक नीति नहीं है जी। कोई खलूस नहीं है, अखलास नीयत कहीं नजर नहीं आता। ये तो इनके सियासी नारे हैं, जिस तरह करप्शन के खिलाफ इत्तेहाद के जो नारे थे सारे के सारे, वो जो बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल बेबुनियाद और सियासी नारे थे। और वरना ये कि उनमें हकीकत होती तो आज इनके दाएं बाएं वो लोग नजर आते जिनको खुद ये बड़े बड़े चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कहते रहे, दहशतगर्द कहते रहे, बत्ताखोर कहते रहे, पता नहीं क्या क्या। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो वाकई हुकूमत जो है वो मुखलिस है, तो वो जो इंतखाबी इस्लाहात लाए हमारे सामने पेश करे, नहीं अपोजिशन के सामने पेश करे, अवाम में पेश करे कि ये हम जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, हमारे सामने पेश करे। मुल्क और कौम तो आपके सामने सर पेश करने के लिए आपको दावत दे रहे हैं, ऑपोजिशन को तो दावत दी है उन्होंने, कहा कि आप आगे बैठे हमारे साथ। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये तो इस तरह की जो है ना हवाई दावतें हैं ये। वरना ये है कि ये देखिए, इनको तो अपोजिशन के ताउन की कभी ये है कि इन्होंने उसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। बड़े तंग नजर लोग हैं ये। मोदी को तो फोन करते रहेंगे, खा वो फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के अपोजिशन के कायदीन जो है उनके साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते वज़ीर आज़म साहब। नहीं तो उन्होंने दावत तो दी है आके कि आप आए और बैठे हमारे साथ, जो इलेक्ट्रॉल वो मशीन दिखाई उन्होंने। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बानी साहब ने बगैर देखे उस पे मना कर दिया उसे। इस तरह के देखिए, इस तरह के मुंतज़िम मिजाज लोगों के साथ बैठना को आसान है भी। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पेश करें अवाम में, जो अच्छी चीज होगी हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मगर एहसन इकबाल तो कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात का असल मसला नहीं है, तो मसला है किस चीज का फिर? नहीं, मसला तो इनकी ये विंडिक्टिवनेस का है, इनके इंतखाबी माइंडसेट का है, इनकी ये है कि ये नाइली और बदनिज़ामी का है, जिसके साथ पूरी कौम भुगत रही है। ये तो देखिए एक अजाब की शक्ल में मुसल्लत है इस कौम पे ये टोला, और ये मेरा ख्याल ये है कि इस अजाब से निजात दिलाना जो है, मैं समझता हूँ ये पूरी कौम का ये अवलीन फरीज़ा है, और पूरी कौम इस बारे में यकसू भी है। ठीक है, तो नून लीग क्या समझती है? इंतखाबी इस्लाहात क्या पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर होना चाहिए? नहीं, ये पार्लियामान में ज़ाहिर पेश करेंगे ना जी। ये जो कवानीन में तब्दीली चाहेंगे तो ये बिल्कुल ये ऐवान में पेश करें जी। जो अच्छी चीज होगी, मुस्बत होगी, मुल्क कौम के मुफाद में होगी। तो मतलब नून लीग फेवर में है, इंतखाबी इस्लाहात के फेवर में है नून लीग? किसके फेवर में? इंतखाबी इस्लाहात के फेवर में है नून लीग? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसी इस्लाहात हों कि ये जो है ये दस्के वाला वो जो है और ये कराची वाला मामला जो है ये रिपीट ना हो सके, किसी कीमत पे ये धांधली ना हो सके, किसी कीमत पे कोई इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर कोई असरअंदाज ना हो सके। इलेक्शन कमीशन को ऐसा होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए,
ऐसा बाइख्तियार होना चाहिए कि अच्छा, सरकारी खुद मुख्तार मुलाजमीन, होना सरकारी चाहिए इख्तियार जो है, निसार साहब, खुद कोई मुख्तार होना बात नहीं, चाहिए। जब कोई डस्का में जब जीत हुई नून लीग की तो उस वक्त कहा कि खुद मुख्तार है इलेक्शन कमीशन का इदारा, बहुत अच्छा फैसला दिया। और जब यहाँ NA 249 का रिजल्ट आया तो फिर उस वक्त कहा है कि खुद मुख्तार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। नहीं ये नहीं तजाद क्यों होता है जुमलों में फिर? नहीं, ये बताइए, हम वहाँ कराची के इलेक्शन में हम क्या हमारा मुतालबा है? हम तो सिर्फ ये कह रहे रिकाउंटिंग कर लें, उसमें कौन सा ऐसा मसला है जी? अगर ये है कि अगर ये मामला शफाफ हैं तो फिर ये है कि किसी को रिकाउंटिंग पे क्या एतराज हो सकता है? अच्छा, एतराज असल में है किस चीज का? क्योंकि बाज जगह ये हो रही है कि रिकाउंटिंग के ऊपर एतराज होता है, कुछ जगह ये होता है कि रीपोलिंग होनी चाहिए, कुछ जगह ये होता है कि यहाँ पर शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं हुए हैं। तो असल में एतराजात है किस चीज पे नून लीग के? हम अपनी रिक्वेस्ट जो है, हम अपनी गुजारिशात जो है इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे। अब आगे यह है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो देखे और उसका इख्तियार है, वो फैसला करे कि क्या होना चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। लेकिन यह है कि ये सच्ची बात है कि ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो। अच्छा, आप समझते हैं कि कौम का एतमाद NA 249 पे था जो रिजल्ट आया पीपल्स पार्टी के हक में? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये 190 पोलिंग स्टेशन की गिनती जो थी वो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पे जीत रही थी। उसके बाद इलेक्शन रोक दिए गए, नताइज रोक दिए गए, और ये है कि काफी देर के बाद जब नताइज आए तो वो बिल्कुल अच्छा, सईद गनी साहब ने कहा कि अगर एतराजात हैं तो यहाँ पर दोबारा रीपोलिंग करा के देख लें, फिर भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। तो समझते हैं आप नून लीग वहाँ पे मार देगी मैदान अपना? कोई बात नहीं। हम ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने हमने अपने गुजारिशात पेश किए हैं, जो वो फैसला करेगा तो देख लेते हैं जी। बिल्कुल रीपोलिंग का भी अगर वो करें उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, नून लीग क्या इस चीज़ के हक में है? क्योंकि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बात कर रही है, सेक्शन 103 है इलेक्शन कमीशन एक्ट का 2017 का। तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, एक शफाफ तरीके से होगी, या हुकूमत का इसमें कोई नंबर गेम है? आप देखें, हम इसको पूरी तरह अच्छी तरह इसका जायजा लेंगे। मैंने गुजारिश की कि ये अवाम के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ रखें, अपने जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ज़ाहिर इनकी जिम्मेदारी है ये सामने रखें और ऐवान के सामने जो भी उसमें मुल्क और कौम के मफाद में होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं निसार साहब, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है, क्योंकि एहसान इकबाल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब ने बगैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखे ही उस चीज़ को मना कर दिया, रद्द कर दिया उसे, कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो फिर कैसे दोबारा से उसको रीचेकिंग की जा सकेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये असल बात ये है कि इनकी चूंकि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है ना जी, साख कोई नहीं है मौजूदा हुकूमत की। असल बात ये है कि ये जो है ये बाद कोई बज़ाहिर अच्छी चीजें भी आती हैं, लेकिन चूंकि ये लाने वाले जो है उनके नीयत के बारे में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। इस वजह से ये है कि ये जैसे होता है फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ना अहलियत है, ना कोई देखलियत है। अच्छा निसार साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करूंगा सवाल का। इसी के ऊपर मैं एक सवाल आखिर में लेना चाहूंगा कि नून लीग चाहती क्या है, किस तरह की इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, क्या शफाफियत होनी चाहिए? अगर हो सकती हैं तो नून लीग ने अपने दौर में ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं करी? देखें, चले हमसे जो कुछ ना हो सका, अब ये है कि मुझे उसका इतराफ़ है, हमें करना चाहिए था। अब ये देखें, हम इंसान है ना, हमसे भी गलती हो सकती है, हमसे गलतियाँ हुई हैं और बिल्कुल हमें करना चाहिए था। बाकी तमाम सियासी जमातों को साथ लेके करना चाहिए था। जब हम इक़्तिदार में थे हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए था। अब ये जो आपने पूछा कि कैसी ये शफाफियत होनी चाहिए, देखें, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन को आप इतना पावरफुल करें, इतना खुद मुख्तार करें कि कोई सरकारी इदारा, कोई हुकूमत उस पर मुदाखलत ना कर सके, और अगर मुदाखलत करे तो वो जो है वो बिल्कुल वो सजा से ना बच सके। देखिए, आज तक ये IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन सुनने से इनकार कर दिया और अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, आपको पता है, दस्के के इलेक्शन के हवाले से, तो उसके बाद अभी तक उनको सजा तो कोई नहीं मिलेगी, वो अपने ओहदों पे भी विराजमान है। ये चेंजेस होनी चाहिए। अच्छा, एक चेंज और नहीं हो सकता कि अगर जो पार्टी हार रही है तो वो इस चीज को मानती नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी क्लॉज, कोई ऐसी चेंजेस होनी चाहिए कि हारने वाली जमात भी इस चीज को एक्सेप्ट कर सके? अगर देखें, अगर जो सिस्टम पूरा हमारा ट्रांसपेरेंट होगा तो ये है कि कोई जो है किसी को ना मानने का किसी के पास जवाब ही नहीं होगा जी। अच्छा, चले मैं सवाल का ट्रैक चेंज करता हूँ थोड़ा सा। खान साहब ने बाजारों का दौरा किया, नून लीग ने इस पे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया इस दौरे को। वो अकेले ही निकले, बाजारों का दौरा करा उन्होंने, कुछ शजरकारी मुहिम का दौरा करा। कैसे देखा नून लीग ने उनके इस दौरे को बगैर प्रोटोकॉल के?
नहीं, ये तो देखें, ये जो प्रोटोकॉल ना लेने के दावे करते थे, अब ये है कि रिकॉर्ड प्रोटोकॉल लेके आते हैं। आपको नहीं पता किस तरह ये प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और किस तरह जाते हैं और कहाँ जाते, ये जहाँ भी जाते हैं। और फिर ये है कि वज़ीर आज़म से लेकर देखें, ऊपर ये है कि ये जहाँ जिस तरह का कल्चर होता है ना, उनके करिंदे भी वही कल्चर अपनाते हैं, वही वो जो है वो तर्ज अमल अपनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फिरदौस आशिक अवान का जो तर्ज हर अमल दौर है। में प्राइम मिनिस्टर का देखा ही हमने, प्रोटोकॉल तो ऐसा होता है, शाहाना तर्ज अमल का प्रोटोकॉल होता है। हाँ, तो नहीं, वही वो बिल्कुल उसी तरह का होता है। तो ये बताइए कि जो उनका ये जो तर्ज अमल है, उसी की एक झलक आपने ये फिरदौस आशिक अवान के तर्ज अमल में नहीं देखी आपने? जो इस असिस्टेंट कमिश्नर बेचारी जो है उसके साथ तो आप समझते हैं कि फिरदौस आशिक अवन साहिबा ने जो अपना तर्ज अमल, जो उनका गुफ्तगू का लहजा था, वो सख्त किया या सही अंदाज में उन्होंने एसी को झाड़ा? क्योंकि यकीनी तौर पे जो निगरानी करनी थी, जो वहाँ पे फैक्ट देखने थे, जाके चेक एंड बैलेंस करना था, वो तो काम था एसी का। तो फिरदौस आशिक अवन साहिबा ने सही करा या गलत करा फिर? नहीं, क्या उन्होंने वैसे चेक एंड बैलेंस क्या उन्होंने किया? वो तो ये कि उसको फिरदौस आशिक अवान बेचारी को तकलीफ ये थी कि वो आके उन्होंने रिसीव क्यों नहीं किया, वो थोड़ी सी लेट क्यों पहुंची, जब ये कि इनको प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला। असल तकलीफ तो ये थी, वहाँ जो मौके पे लोग थे उनसे पूछे तो सही ना कि असल मसला ये था, उनको ये आवाम के कितने ये अच्छा, असल मसला ये था कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और ये असल मसला ये नहीं था कि वहां पर काम नहीं हो रहा। नहीं, काम की बात ही नहीं है। काम क्या हो जाए? वो तो देखिए, बात ये है कि वो बेचारी एक जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो अपनी वो उसमें गर्मी में धूप में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। लेकिन ये है कि इन्होंने ये मोहतरमा जो है, ये जिस तरह फिरौनियत का मुजाहरा कर रही थी, ये तो ये मैं समझती हूँ बड़ी अफसोसनाक है। इनको सोचना चाहिए कि देखिए ये है कि ये जो है ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। हाँ। और ये बहुत अच्छा, जो वीडियो सामने आई निसार साहब, उसमें जो उनके जुमले थे वो यकीनी तौर पे जो हकीकत है उसको दिखा रहे थे। और उन्होंने कुछ जुमले ऐसे ही कहे कि आपको जो तनख्वाह मिलती है, क्या वो एसी के कमरों में बैठने की मिलती है, आप यहाँ पर आए फोटो सेशन करा रही हैं। जब उन्होंने देखा तो कुछ जुमले तो फिरदौस आशिक अवन साहिबा के सही भी थे। नहीं, वो जो है वो जो इनको जो तनख्वाह मिलती है, जो लेती हैं, ये क्या वैसे क्या करती हैं? मुझे तो नहीं पता। ये कोई ऐसे यानी इनकी क्या है, इनके परफॉर्मेंस क्या है मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की? जो ये है कि जो कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उनको हटा देते हैं, फिर पंजाब में भेज देते हैं, फिर उनको कहीं लगा दिया जाता है। वैसे इनकी ये जो तनख्वाह लेते हैं, मुराद लेती हैं, ये उससे किस कदर इंसाफ कर रही है, ये भी जरा पता चलना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, नून लीग क्या समझती है, फिरदौस आशिक अवन साहिबा ने जो रवैया अपनाया वहाँ पर भी जो बीच बाजार के अंदर, तो क्या वो एक कमरे के अंदर बैठ के बात की जा सकती थी? आप समझते हैं इस पे? नहीं, ये तो फिरौनियत वाला लहजा था और वो बहुत ही गलत था। यानी ये है कि सच्ची बात ये है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, पंजाब असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद जमा करा दी है कि उन्हें ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो नून लीग इस पे खड़ी है? नहीं, हम तो समझते हैं ये नहीं को क्या, मैं देखें तो ये नहीं, सच्ची बात ये है कि ये तर्ज अमल की बात हो या ये है कि ये माइंड सेट की बात हो, तो उसमें तो ये है कि टीम का जो पूरी टीम का कैप्टन है वो मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पर जो जिनको मुसल्लत किया गया, उनको मुस्ताफी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो इस पे बजट नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत करा है, क्योंकि बुज़दार साहब से जब मुलाकात हुई फिरदौस आशिक अवन साहिबा की, तो उन्होंने रिपोर्ट दी है उस बाजार की, उस मार्केट की, एसी की, जो वहाँ पे जो कारकर्दगी थी उसकी रिपोर्ट दी। मगर बुज़दार साहब ने कुछ उनको नहीं कहा, कुछ हिदायत नहीं दी उन्हें कि आपने जो रवैया अपनाया वो सही नहीं था। उन्होंने सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स ली और कहा कि इंतजामिया ज़मीन पर उतर कर हक़ाइक़ देखे और मुझ तक रिपोर्ट पेश करे। तो क्या आप समझते हैं कि फिरदौस साहिबा के खिलाफ बुज़दार साहब को कोई एक्शन लेना चाहिए था? नहीं, वो गुजार साहब बेचारों क्या रिपोर्ट देने वाले भी उसी तरह के, लेने वाले भी उसी तरह के, उसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहब आए और उसी तरह की रिपोर्ट लेने वाले जो गुजार साहब है, किसने किसके खिलाफ एक्शन लेना है? तो ये एक जैसा ये बानमती का कुंभा जो है, ये उन्होंने क्या वो जो है वो क्या किसी खिलाफ एक्शन लेना है और क्या उन्होंने रिपोर्ट देनी है? तो देखे एक तरफा तौर पर जो चाहे जाके कह दे। वहाँ ये कि उन्होंने या तो ये कि एसी को बुला के उसकी भी बात सुनी जाए, या तो ये है ना, देखे मतलब सही तरीका। अच्छा, मैं बुज़दार साहब का जब बात छिड़ी है तो उस पर एक सवाल पूछ लूँ, क्या पंजाब हुकूमत से नून लीग मुतमईन है? क्योंकि पंजाब में नून लीग का काफ़ी दबदबा है, काफ़ी वहाँ पर जोर रहता है नून लीग का। एक तरफ बिलावल साहब कहते हैं कि बुज़दार साहब को चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा। ये बात समझ में नहीं आती कि नून लीग बुज़दार साहब को चैलेंज क्यों नहीं करती। इतना नरम गोशा क्यों है नून लीग के दिल में बुज़दार साहब की हुकूमत को लेकर? चले देखें, इस टेंशन के दौर में बुज़दार साहब की मौजूदगी भी एक ये है कि एक देखे लोग महसूस होते हैं एक लतीफे के तौर पे जो है, अगर वो मौजूद हैं तो लोगों को जरा एंजॉय करने दें जी। मतलब ये है कि ये इस टेंशन के दौर में, महंगाई के दौर में
चलो गुलजार साहब की तरफ नजर उठती है तो चलो चेहरों पे लोग मुस्कुराहट आ जाती है, लोग हंस लेते हैं। अच्छा, ये मुस्कुराहट तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी आती थी, क्योंकि नहीं हुकूमत कहती थी कि नहीं ये एक बंदा टोपी लगा के वो बीच बाजार में वो घूमता था। तो वो तो देखें, मुस्कुराहट नहीं आती थी। उस शेख ने तो काम करके दिखाया, उसने तो वो जो इस तरह का काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखें उस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत में कामयाब उन्होंने किए, जिसकी वजह से पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड के चर्चे पूरी दुनिया में होते रहे। मैं तो देखिए उस दौर पर खुद डीजी हेल्थ के तौर पे मैंने काम किया उनके साथ। और फिर मैं ये आपको बताऊं, जब डेंगू का यहाँ पे ये वबा आई है, तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ की क्यादत में वार फुटिंग पे काम हुआ है, तो और एक साल के अंदर जिस तरह हमने उस पर काबू पाया है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं चले, हम भी और इसको एक्सेप्ट करते हैं कि चले शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। अप्रिशिएट किया जाता है। चले, हम भी मानते हैं शहबाज शरीफ साहब ने काम किया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर नजर आता भी है, कुछ काम ऐसा भी है कि यकीनी तौर पे मुंह से बोलता भी है। क्या हम समझ सकते हैं फिर कि हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही है बुज़दार साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो क्या ऑपोजिशन मुतमईन है बुज़दार साहब की हुकूमत से कि वो काम कर रही है, चले करने दें, या जिस तरह से आपने कहा कि वो एक जैसे ही है, भले कोई भी कुछ करे? नहीं, हमने मुतमन क्या होना है, वो उनकी अपनी पार्टी मुतमन है, पीटीए मुतमन है। कोई बंदा पंजाब का मुतमन है, वो तो पंजाब के साथ एक मजाक है। देखिए शहबाज शरीफ जैसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के बाद गुलजार साहब जैसा, देखें ये है कि ये देखें, यानी ये अंदाजा कर लेना कि यानी एक तरह से इस तरह का दूसरा, यानी ये कि एक दूसरी एक टीम है, एक बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्मेंस है ही कोई नहीं है, उसको लाया गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको तो इट्स अ जोक विद द पीपल ऑफ पंजाब, और ये कि लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं और महसूस होते रहते हैं। अच्छा, मैं बस ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ कि ईद के बाद कहा जा रहा था कि पीडीएम अपना स्टैंड उठाने वाली है, क्या तैयारियां चल रही हैं पीडीएम के अंदर? देखिए पीडीएम तो ये है कि बिल्कुल इस अजाब से निजात दिलाने के लिए, कौम को निजात दिलाने के लिए, इस हुकूमत के अजाब से निजात दिलाने के लिए अपना रोल प्ले करेगी, इंशाल्लाह भरपूर करेगी। पहले भी हमने पूरी कौम को मोबिलाइज किया है, आइंदा भी करेंगे। और हमारी ख्वाहिश यही है कि पीडीएम में जो शामिल जमातें थी सारी की सारी इकट्ठी अपनी जदोजहद करती रहे मकासद के असूल के लिए, और वो मकासद जो है बड़े अजीम तर मकासद है। आपके साथ पीपल्स पार्टी होगी शामिल? जी, पीपल्स पार्टी शामिल होगी साथ में आपके? जी, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि बिल्कुल वो साथ चलेगी। आपकी ख्वाहिश ये है। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नून लीग की ख्वाहिश ये है कि जब पीडीएम अगर कोई स्टैंड उठाए तो पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मौजूद है। इंतखाबी इस्लाहात पे नून लीग का मौक़िफ़ अब वाज़ेह है कि बैठ के देखने को या समझने को तैयार है जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है वो किस तरह से काम करती है, क्या प्रोसेस होगा उसका, किस तरह से चीज़ों में अमेंडमेंट की जाएगी, तरमीम की जाएगी चीज़ों के अंदर। इस पर शायद नून लीग कहीं ना कहीं मुत्तफ़िक होती हुई दिखाई दे। और खान साहब का जो विजन है आने वाला जो अगले इलेक्शन है वो शफाफ तरीके से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो, तो यकीनी तौर पर आवाम का एतमाद भी उस इलेक्शन के ऊपर, उस वोटिंग के ऊपर, इंतखाबी अमल के ऊपर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। इंतखाबी इस्लाहात, यकीनी तौर पे इस पर कानूनी जो राय है वो हमने तलब की, और उस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ तो अब यकीनी तौर पे वाज़ेह सामने आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो बैठ के मुत्तफ़िक हो सकती है चीज़ों के ऊपर। हुकूमत इस पर क्या अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है और किस तरह से चीज़ों को देख रही है, क्या तरमीम लाई जा सकती है या लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात की जा रही है। हुकूमत से ही इस पर अब मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। उज़्मा कारदार साहब हमारे साथ, MP हैं पंजाब असम्बली से, PTI से उनका ताल्लुक है। उज़्मा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। इंतखाबी इस्लाहात लाने की हुकूमत अब बात कर रही है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, हुकूमत क्या इस पे अब स्टैंड उठाने की कोशिश कर रही है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन से लिया। देखें 1970 के बाद से हमारे मुल्क में जो भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो वावेला मचना शुरू होता है धांधली का, कि जो पब्लिक के जो इश्यूज हैं वो उसी में गलत होकर रह जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि देखें पहले दस्का का वो सारा तमाशा लगा, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेनेट की इलेक्शंस में भी इस तरह से शोरगुल मचता रहा, और अब ये 249 का इलेक्शन मुतनाज़ है, नून लीग पीपल्स पार्टी के आमने सामने खड़े हो गए आज। तो हमने ये पहली हमारी गवर्नमेंट है जिसने कहा कि आप 2018 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा थे। देखिए हर 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 जो इलेक्शन गुजरा है वो
जो जीतता है वो कहता है कि जी जमहूरियत ही उसकी फतेह हो गई है, और जो हारता है वो कहता है कि जी धांधली हुई है। सही। तो कोई सिस्टम में खराबी है तो ये काम हो रहा है ना। तो तो 2018 में हम सिस्टम की खराबी थी या पीटीआई सही तरीके से जीती है? देखें, जिन हम लोगों को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में कुछ ऐसी 2-4 सीटें थी जहाँ हम लोगों ने भी कंप्लेन किया था। तो वहाँ पे हमारी ट्रांजिशन को शिकायतें गई थी, बाकी पार्टीज की भी गई थी, तो इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, हमारे मतलब पास तो कोई पीटीआई ने वहां से कंप्लेन की थी जहां से वो खुद हारी थी, तो मतलब रवैया तो वही रहा ना कि जो जहां से हारता है वहां से कंप्लेन कर देता है। एग्जैक्टली, तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है इसमें बहुत खराबियां तो हैं। मतलब पीटीआई भी सिस्टम का हिस्सा रही है फिर 2018 में? बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब है कि एक हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हम मिल बैठ के सारी ऑपोजिशन को इनवाइट हमने किया है कि आए हमारे साथ बैठे। सही। वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें तकरीबन कोई 47 to 49 अमेंडमेंट जी। के लिए हमने प्रपोज किया है। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमने कहा है कि राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं। ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये बाकी पार्टीज जो हैं ये भी आए, ये भी अपना मसवदा पेश करें, अपने आइडियाज लेके आए, ताकि जो भी अब देखें अब अच्छा, ऑपोजिशन के आइडियाज के ऊपर कुछ गौर व गौस करेगी हुकूमत, या हुकूमत ने अपने फैसले कर लिए हैं ऑलरेडी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने अपने कर लिए होते तो हम सारी चीजें करके फाइनल करके ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ पास करवा लेते, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारी पार्टी आए हमारे साथ बैठे। और देखिए, इंडिया में अप्रैल के फर्स्ट वीक में 5 रियासतों में वहाँ पे इलेक्शन हुआ है। ममता बनर्जी ने कितनी सीटें वहाँ पे ले ली, कोई वहाँ वेला नहीं बचा, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके जरिए वोटिंग होती है, और रिजल्ट बहुत फौरन से फौरन नहीं मिलते हैं, वहाँ पे कई दिनों के बाद रिजल्ट। अच्छा उस्मा साहब, आप नहीं समझती कि पीटीआई को 2018 में हुकूमत में आने से पहले ये तमाम चीज़ों पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त तो यकीनी तौर पे अपोजिशन का किरदार ही अदा कर रही थी पीटीआई। तो आप समझती नहीं कि उस वक्त ज़्यादा अच्छा रहता कि पीटीआई अपनी हुकूमत में आने से पहले इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करवाती हुकूमत से, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, हमने तो 4 महीने का धरना किस लिए दिया था? हमने जब 2013 में हमने यही कहा था ना कि जी 4 हल्के खोल 4 हल्के, बिल्कुल। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने हमारे वोटों का हिसाब हमें ला के दे। तो हम तो 2013 से बोल रहे हैं कि खुदा के लिए सिस्टम जो है उसमें बहुत खराबियां हैं, और लोगों के जो वोट जिसको देते हैं उनको हक है कि वो आके तो पार्लियामान में उनको रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो इतनी जो बीच में सिस्टम में जो मैनिपुलेशन पावर पॉलिटिक्स के थ्रू कर सकता है वो करता है। ठीक। और इसलिए बेहतर है कि हम कोई तरीके से बैठें और ये प्लग करें सारे जो लूप होल्स हैं, ताकि आगे जो इलेक्शन हो, चाहे वो हमें चाहे इसमें नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन एक सिस्टम तो सही हो जाए ना। अच्छा उस्मा साहब, एक तरफ तो ये कि अपोजिशन कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात का मसला है ही नहीं, तो मसला असल में समझ में नहीं आता कि अपोजिशन और हुकूमत का मसला असल में चल क्या रहा है, किस चीज़ के ऊपर चल रहा है। और एक सवाल ये कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो वोटिंग मशीन है वो ही तमाम मसले को हल कर सकती है आके, या कुछ और चीज़ों पे हुकूमत इस पर गौर करेगी? देखिए, ये आए अपने आइडियाज पेश करें। अब मैं वो एक पीपल्स पार्टी की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको मैं सुन रही थी, वो एक चैनल पे बैठी ये कह रही थी कि जी हम भी इस्लाहात में बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि इस्लाहात हों, लेकिन उसके साथ फिर आप हमारे खिलाफ ये जाली अकाउंट के केसेस ना डालें, और इस तरह से हमारे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी का जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है इसको खत्म करना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब ये देखिए ना, यहाँ पे आके मामला रुक जाता है। वो ये चाहते हैं कि जो हमने पहले जो प्रयास किया, सफेद किया, उसके उस पर कोई सवाल जवाब अच्छा, हमसे ना करें। अभी हमने निसार चीमा साहब से भी बात करी थी, उन्होंने भी कहा कि यकीनी तौर पे नून लीग पूरे तरीके से मुत्तफिक है इस चीज़ के ऊपर कि वो बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, वो आके इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसका चेकअप करने के लिए तैयार हैं, वो किस तरह से हैंडल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, वो तो पूरे तरीके से तैयार है। और फिर एक तरफ अपोजिशन का ये भी रवैया है कि अब हुकूमत अब इस पर क्यों इतना वावेला कर रही है, जब हम कहते थे तो उस वक्त नहीं मानती थी, अब हुकूमत अकेले ही इस पर रोना रोती रहे। तो आप समझते हैं कि हुकूमत अकेले ही इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करवा सकती है? नहीं, देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि इसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, उस वक्त ये बड़े आराम से कर सकते थे अगर ये करना चाहते, लेकिन ये करना चाहते ही नहीं थे। नंबर 2 जो है,
अभी सही। आसन इकबाल की अगर आपने बात मीडिया पे उन्होंने जो टॉक की थी, अगर आपने सुनी हो, वो बिल्कुल इस पे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं जी पार्लियामान जो है वो तो उसमें तो ये मामला लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। आपके जो भी प्रपोजल्स हैं या सजेशंस हैं आप इलेक्शन कमीशन में भेजें सही। और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे क्या करना है तो नहीं करना। अब वो देखिए ना, वो तो अब इलेक्ट्रॉनिक पे तो वो कह रहे हैं जी ये धांधली करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक ला रहे हैं, वो तो ठीक। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बयानी से जो आपके मेहमान गलत बयानी कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा, अब फिर ये कि बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात ना होने से आईनी इदारों पर अदम एतमाद का बहरान पैदा हो सकता है, तो क्या हम समझते हैं कि NA 249 का इलेक्शन, डस्का का इलेक्शन, इस तरह से हुकूमत का अदम एतमाद अब पैदा हो गया है आईनी इदारों के ऊपर? देखिए, हमने हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें सबसे अव्वल तो ये था कि हमने इदारों को इंडिपेंडेंट करना है। हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलीव करते हैं कि इदारे जो हैं वो उनसे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि वो अपना काम जो है वो बिल्कुल अपने सही तरीके से कर सकें। तो हम इलेक्शन हम अपनी जो जुडिशरी है उस पर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो जो भी बात है। अच्छा उस्मा साहब, एक तरफ ये समझ में नहीं आता, इदारों को मुस्तहकम करने की बात होती है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब से खान साहब की मुलाकात की बातें भी सामने आती हैं। क्या चीजें चल रही हैं? एक तरफ तो इदारों पर बात हो रही है एतमाद की, दूसरी तरफ इस तरह का रवैया। नहीं, जहांगीर तरीन साहब हमारे पार्टी के बड़े एक फाल मेंबर रहे हैं और उनकी कुछ कंसर्न थी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो चले, मोतबर है, शख्सियत है, एक अच्छी शख्सियत है, काफी फेम है उनका नाम का, तो लेकिन केसेस तो उन्हीं के ऊपर है ही ना। नहीं तो वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं केसेस फेस नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मुझे शफाफियत चाहिए, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो वो चले, टारगेट किया जा रहा है, अब जिसके ऊपर केसेस हैं वो खान साहब से मिलके क्या शो करना चाह रहे हैं? क्या NRO लेने की कोशिश हो रही है कि जहांगीर तरीन साहब की? नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि वो NRO नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है वो इदारा करे जो उससे मुतालिका है। चले, वो दावा कर रहे हैं जो उनके मुतालिक है। आखिरी सवाल उस्मा साहबा, फिरदौस आशिकवान साहबा का जो रवैया हमने देखा गुज़िश्ता परसों की वीडियो के अंदर, और इस पे पंजाब असेंबली के अंदर भी एक करारदाद पेश कर दी उन्हें ओहदे से हटाने के लिए, क्या हुकूमत इस पे कोई गौर कर रही है? नहीं, देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी जाती हुई है। तो मतलब सजा दोनों को मिलेगी? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में इसकी अगर अवाम तस्मीम से ये मामला अगर तय हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों की हुकूमत की कोशिश है कि हम आवाम को रिलीफ पहुंचाएं, ये रमजान बाजार में अच्छी और मयारी चीजें पहुंचा के। चलिए, बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और यकीनी तौर पे भी ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जो शायद हुकूमत का बंदा है उसको सज़ा नहीं मिले। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब का मामला हम देख रहे हैं, फिरदौस आशिकवान साहिबा का, उन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है, मगर दोनों को सज़ा नहीं दी जा रही है, ऐसा शायद समझ में कहीं नहीं आता। मगर अपोजिशन जो ताली एक ही हाथ से बजा रही है उसे ही सज़ा मिलती नज़र आ रही है। अब होने क्या जा रहा है? क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात अकेले ला सकती है? क्या नंबर गेम उसके पास पूरे हैं? क्या वो लाने के लिए तैयार रहेगी, या अपोजिशन को अपने साथ मिलाना हुकूमत का कोई नंबर गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सब आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।